शादी के बाद घर पर सिर्फ मैं और मेरे ससुर और मेरी ननद घर पर होते हैं। मेरी ननद बहुत हसीन थी, लेकिन मेरे ससुर को उनकी शादी की कोई फिक्र नहीं थी और रोजाना दिन के वक्त ननद ससुर के कमरे में कई घंटे गुजार के आती। मैं समझती उनकी बेटी है, देखभाल कर रही होगी। फिर एक दिन मैं अचानक कमरे में गई तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि कभी कभी मैं बहुत हैरान होती कि मेरी ननद सीमा बहुत हसीन और खूबसूरत होने के बावजूद भी अभी तक कुंवारी थी। ऐसा नहीं था कि उसके रिश्ते नहीं आते थे, बल्कि मेरे ससुर उसकी शादी ही नहीं करना चाहते थे। जब भी कोई रिश्ता आता तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर देते। मेरी ननद सीमा उम्र में मुझसे बड़ी थी और उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही थी, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ शायद ध्यान ही नहीं दी, क्योंकि मेरे जो ससुराल में सिर्फ मैं और मेरी ननद और ससुर थे। मेरा पति एक परदेसी था और शादी के बाद 2 साल के लिए अमेरिका चला गया। शुरू शुरू में मुझे लगा कि शायद सीमा के सर पर माँ का साया नहीं है, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दी और सही उम्र में उसकी शादी का फैसला भी नहीं किया। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे अंदाजा हो गया कि मैं सोच रही हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीमा के लिए तो आए दिन ही कोई न कोई रिश्ता आया रहता, लेकिन उसके बावजूद अब तक उसका रिश्ता नहीं हो सका था। और उसके पीछे जो वजह थी, जब उस पर से पर्दा हटा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी ननद बहुत ही अच्छी थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अपनी बाप की भी बहुत देखभाल करती थी। सारा दिन वो अपने बाप के कमरे में ही गुजार देती और मैं हमेशा यह सोचती कि ये कितनी अच्छी बेटी है कि इसका कोई ख्याल भी नहीं करता और ये सबकी कितनी देखभाल करती है। इस उम्र में तो लड़कियां शादी करके अपने घरों में खुशहाल जिंदगी गुजार रही होती हैं और बेचारी सीमा अपने बाप की देखभाल में ही लगी रहती। कभी कभी मैं सोचती कि सीमा के दिल में भी अपनी शादी को लेकर कितने अरमान होंगे, लेकिन मुझे इस हवाले से बात करना कुछ मुनासिब नहीं लगता था कि कहीं उसके दिल को कोई ठेस न पहुंच जाए। जहां मैं शादी होकर आई थी, ये छोटा सा अपार्टमेंट था। उसमें 3 ही कमरे थे, मेरा, मेरी ननद का और मेरे ससुर का। घर में काम न होने के बराबर था। मैं घर का थोड़ा बहुत काम करती तो मेरी ननद भी बराबर से मेरा हाथ बटाती थी और उसके बाद में अपने कमरे में ही रहती, क्योंकि ननद तो सारा दिन ससुर के कमरे में होती थी और मुझे उनके बीच बैठना अच्छा नहीं लगता था। मैं सारा वक्त अपनी अम्मा से फ़ोन पर बातों में लगी रहती या फिर अपने पति अमन का ही फ़ोन आ जाता। मेरी अमन की शादी मेरे ससुर की पसंद से हुई थी। मेरे ससुर ने मुझे किसी फंक्शन में देखकर अमन के लिए पसंद किया था और मेरे माँ बाप ने यह देखकर शादी कर दी कि अमन एक बहुत अच्छा लड़का है। मेरे ससुर भी एक रिटायर्ड सरकारी अफसर थे और उनके पास भी जायदाद की कोई कमी नहीं थी। कुछ वक्त हमारा रिश्ता रहा, उसके बाद हम शादी के रिश्ते में बन गए। मैं जब पहली दफा शादी होकर ससुराल पहुंची तो हैरान रह गई। मुझे लगा था कि मैं किसी बड़े घर में शादी करके जा रही हूँ, क्योंकि सबने भी यही बताया था कि अमन, उसके पापा बहुत ही पैसे वाले हैं। लेकिन यह तो एक 3 कमरे का छोटा सा अपार्टमेंट था, जिसमें किचन भी बहुत ही छोटा था। शादी की रात में दुल्हन बनी बैठी थी और उस छोटे से कमरे को पूरी तरह फूलों से सजाया गया था। कमरा छोटे होने की वजह से फूलों की महक पूरी तरह रची बसी हुई थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और कई अरमान दिल में मचल रहे थे। विदाई के वक्त मेरी सहेलियों ने कई ऐसी बातें की थी। मैं खुद ब खुद इस नए रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा जज्बाती महसूस कर रही थी, या शायद ये शादी का असर था जिससे मेरे दिल में अमन के लिए कुछ खास जज्बात भर दिए थे। अमन जैसे ही कमरे में आए तो मेरा शरीर कांपने लगा। आने वाले लम्हों का सोचकर मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। मैं बेचैनी से अपने दोनों हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगी। जब अमन ने मेरे हाथों को अपने हाथ में थाम लिया, मोहब्बत से उन्होंने मेरे हाथों को चूमा और जब अमन ने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई और अब कोई अधूरापन बाकी नहीं रहेगा। अमन मुझ पर सारी रात अपनी मोहब्बत की बरसात करते रहे। अमन की बाहों ने मुझे ऐसा सुकून दिया था कि मैं सब कुछ भूलकर उसकी हो गई थी। पहली बार मैंने जिंदगी में कभी किसी मर्द का छुअन महसूस किया था और वो मेरा पति था। इसलिए मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी खुशियों का खजाना बन गई है। अमन शादी के बाद कुछ ही दिन मेरे साथ रहे और उन कुछ दिनों में हम दोनों ने पूरे शहर की सैर की। हर गुजरते दिन के साथ अमन की मोहब्बत बढ़ता चला गया और अमन ने वाकई साबित कर दिया कि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मेरे मुंह से कोई ख्वाहिश भी निकलती तो
वो उसे पूरा फौरन ही कर देते। मैंने अमन के साथ इतने अच्छे दिन गुजारे कि मुझे एहसास हुआ मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बिल्कुल ठीक फैसला किया है। मैं अमन से अक्सर पूछती कि जब आपके पास इतना पैसा है तो हम इतने छोटे से अपार्टमेंट में क्यों रहते हैं, जिस पर अमन ने मुझे बताया कि ये मेरी माँ की निशानी है और ये मेरी माँ ने अपनी पसंद से खरीदा था, इसलिए हम इसे छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। मैं और पापा तो बड़ा घर खरीदने के लिए तैयार थे, लेकिन सीमा ने साफ साफ कह दिया कि वह यह जगह नहीं छोड़ेगी, इसलिए हमने भी कहीं और शिफ्ट होने का नहीं सोचा। अमन की मौजूदगी में तो मुझे किसी भी चीज़ की कभी कोई परेशानी ना हुई और मेरे ससुर और ननद का व्यवहार भी मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। फिर जुदाई का दिन चला आया और अमन के जाने का वक्त आ गया था। मेरा दिल बहुत उदास था और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। आने वाले 2 साल मैं किस तरह अमन के बगैर गुजारूंगी, यह सोचकर मेरी तबीयत खराब हो रही थी। अमन ने बताया कि यहाँ और अमेरिका में दिन और रात का फर्क है और वह जब मुझे फ़ोन करेगा तो यहाँ दिन हो रहा होगा और वो ज़्यादातर वक्त मेरे साथ ही बातों में लगा रहेगा। अमन ने मुझे किसी न किसी तरह इत्मीनान कर दिया था और मेरे ससुर ने भी मुझे तसल्ली दी थी। अमन चला गया था और मैं उसके पीछे तन्हा रह गई थी, लेकिन मेरी ननद और मेरे ससुर ने मुझे बिल्कुल अमन की तरह ही रखा और किसी भी चीज़ की कमी ना होने दी। मेरा जब दिल चाहता मैं अपने घर चली जाती और बहुत सारा वक्त अपने घर गुजारती। मेरी ननद इस बात पर कोई एतराज़ नहीं करती थी, बल्कि वो अकेले ही सारा घर का काम संभाल लेती और मैं अमन से बातों में लगी रहती। घर के कामकाज खत्म होते ही मेरी ननद ससुर के कमरे में चली जाती और शायद उनकी देखभाल में ही लगी रहती। कभी कभी मैं यह सोचकर बहुत खुश होती कि मेरे ससुर ने अपनी औलाद को कितनी अच्छी परवरिश की है, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि ससुर के कमरे के अंदर क्या होता है। कभी कभी जो दिखाई देता है वो हरगिज नहीं होता और जब मैंने अपनी आंखों से सारी हकीकत देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये तो मेरे ख्याल में भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैंने अपनी शादी के अगले ही दिन से देखा था कि मेरी ननद के लिए बहुत ज्यादा रिश्ते आया करते थे। मेरी शादी में भी जो मेहमान आए थे उनमें से कई लोगों ने मेरी ननद सीमा के लिए अपने बेटों के लिए रिश्ते भेजे, लेकिन ये बात मेरे लिए बहुत ही हैरानी की थी कि मेरे ससुर किसी न किसी बात पर रिश्ते के लिए इनकार कर देते। मेरी ननद उम्र में मुझसे ज्यादा बड़ी थी, लेकिन बहुत ही हसीन थी। उसके लिए इस उम्र में भी उसके रिश्ते चले आ रहे थे। कभी कभी मैं सोचती कि क्यों न अपने भाई के लिए ही सीमा का रिश्ता मांग लूं, मगर मेरी माँ ने यह कहकर मुझे रोक दिया। इस तरह अदले बदले की शादी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और जब मैंने अमन से बातों बातों में इस बात का जिक्र किया तो अमन ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हम अभी सीमा की शादी नहीं करना चाहते। यह बात मेरी समझ से बाहर थी कि आखिर सीमा की शादी कब होगी। अमन मुझसे कहते हैं कि जब सीमा को इस बात की परवाह नहीं है तो तुम क्यों पीछे पड़ गई हो। वो बहुत खुश है और पापा की बहुत देखभाल भी करती है। मैंने अमन से कहा तो क्या इसकी वजह से हम कभी उसकी शादी नहीं करेंगे। अगर बात पापा की देखभाल की है तो वो तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन हर लड़की की तरह से सीमा के भी कुछ जज्बात होंगे और यही एक बात थी जिस पर मेरा और अमन का झगड़ा हो जाया करता था। इसलिए अब मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी। कभी कभी तो सीमा दोपहर का खाना भी मेरे कमरे में ही दे जाती। मेरा अपने कमरे से निकलना न के बराबर हो गया था, क्योंकि सीमा मेरे उठने से पहले घर का सारा काम निपटा दिया करती थी। कभी कभी तो मैं अपनी खुशकिस्मती पर हैरान रह जाती कि शादी के बाद भी मुझे घर की ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं आई थी और ससुराल भी इतना अच्छा मिला था कि मेरे खानदान वाले जलन करने लगे थे। मौसम बदल रहा था और सब जगह जिसका राज था उस मौसम में हमेशा ही मेरा दम बुरी तरह घुटता था और इस छोटे से अपार्टमेंट में तो मुझे सांस लेना दुश्वार हो रहा था। काफी देर तक मैं कमरे में ही यहाँ वहाँ टहलती रही, लेकिन जब मुझे कुछ समझ न आया तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ननद से कुछ देर बातें कर लेती हूँ, शायद मेरा दिल बहल जाए। यही सोचकर मैं कमरे से निकली तो मेरी ननद अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। यकीनन वह ससुर की देखभाल में लगी होगी। पहले मैंने सोचा कि वापस अपने कमरे में चली जाती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बोझिल हो रही थी, इसलिए मैं ससुर की कमरे में दाखिल हो गई और अंदर का मंजर देखकर एकदम ही चीख निकल गई। मेरे ससुर को कुछ बीमारियां थी और उनकी दवा वगैरह का ख्याल रखना भी सीमा की जिम्मेदारी थी और सीमा वक्त पर उन्हें दवा देने से बिल्कुल नहीं चूकती थी। डॉक्टर के पास जाकर दवा लाना भी सीमा की ही जिम्मेदारी थी। मैं जब भी उसे अपनी बाप के लिए इतना ज्यादा फिक्र करता देखती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मेरी शादी से पहले भी उसने अकेली औरत होकर पूरा घर संभाला हुआ था
और मेरी शादी के बाद भी वो पहले की तरह ही सारी जिम्मेदारियां उठा रही थी। नाश्ते के फौरन बाद ही वो एक ट्रे में सारी दवाई सजाई और ससुर के सामने रख दी और खुद खोल कर उन्हें अपने हाथों से दवाई खिलाई। और अब मुझे मालूम हो रहा था कि वह दवाई आखिर क्यों दी जा रही है। जब मैं ससुर के कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ पर मेरी ननद एक अजनबी के साथ सोफे पर बैठी थी और वो दोनों जिस हालत में थे, एक दूसरे के साथ थे, वो मेरे लिए नाकाबिले बयान था। जबकि मेरे ससुर पूरी तरह बेहोश बिस्तर पर पड़े हुए थे। इतनी जोरदार चीख के बावजूद भी मेरा ससुर टस से मस न हुए और खौफ के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। मेरी ननद ने फौरन ही आगे बढ़कर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था और वो शख्स जो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था कब मेरे ससुर के कमरे से निकलकर गायब हुआ मुझे खबर भी ना हुई। मेरी ननद मुझे खींचकर मेरे कमरे में लाई थी और ससुर के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। मैं अपनी जगह हक्का बक्का रह गई थी। ये सब क्या हो रहा है? मेरी ननद ने मुझे बेड पर बिठाया और खुद मेरे बराबर में बैठ गई और रोने लगी, कहने लगी, भाभी आप ये बात किसी को न बताइएगा। मैंने अपनी ननद से कहा कि ये सब तुम क्या कर रही हो? और मेरी ननद मुझसे कहने लगी कि मैं आपको एक एक बात हकीकत बता दूंगी, लेकिन आप इस बात का जिक्र भाई से भी न कीजिएगा। मेरी ननद सीमा बताने लगी कि मेरे ससुर उसके सगे बाप नहीं हैं, बल्कि सीमा की माँ मेरे ससुर की दूसरी बीवी थी और सीमा उसकी पहली पति की औलाद थी और वह बहुत सारी दौलत और जायदाद के साथ मेरे ससुर से शादी कर बैठी थी। सीमा बता रही थी कि वो एक अनाथ बच्ची थी जिसके बाप का देहांत बचपन में ही हो गया था और मेरे ससुर ने यह देखकर सीमा की माँ एक मालदार औरत है उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा दिया। मेरा ससुर खुद भी एक सरकारी अफसर था, लेकिन उसकी नौकरी इतनी अच्छी नहीं थी कि जबकि सीमा की माँ के पास करोड़ों रुपए की जायदाद थी। सीमा ने बताया कि अमन उसका सौतेला भाई है क्योंकि मेरे ससुर की पहली बीवी का देहांत हो चुका था और उन्होंने सीमा की माँ को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उससे शादी कर ली थी। शादी के बाद वो सीमा की माँ का इतना ख्याल रखने की सीमा की माँ अपनी ही बेटी को भूल गई थी। वो कह रही थी कि जब जानबूझकर पापा ने माँ को मुझसे दूर किया ताकि मैं उनके करीब न जाऊं और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। मुझे भी अपनी माँ से इस कदर नफरत हो गई थी कि मैं खुद भी उनके करीब जाना पसंद नहीं करती थी। कभी कभार जब मेरी माँ मेरे पास आती तो मैं उनसे बात तक न करती। अमन मुझसे उम्र में बड़ा था, लेकिन उसका रवैया भी मेरे साथ कुछ ठीक नहीं था। वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करता और मुझे बुरा भला कहता। मैं ज़हनी तौर पर बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी और उस वक्त मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा जब मेरी हट्टी कट्टी माँ अचानक ही बिस्तर पर पड़ गई और डॉक्टर ने बताया कि उनके शरीर के अंगों ने धीरे धीरे काम करना छोड़ दिया है। दरअसल मेरी माँ को धीरे धीरे जहर दिया गया था। मुझे अच्छे से मालूम था कि ये काम किसका है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं लाचार थी। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। मैं अपनी माँ से कितना ही नफरत का इजहार कर लूं, पर उनसे दूर नहीं रह सकती थी। आखिरकार वो मेरी माँ थी। जब मेरी माँ का आखिरी वक्त आया तो मैं हर वक्त उनके साथ ही रहने लगी। पापा ने बहुत कोशिश की कि मैं उनसे दूर हो जाऊं, लेकिन मैंने उन्हें एक पल के लिए भी न छोड़ा और मुझे पूरी तरह यकीन हो चुका था कि उन्हें बहुत आहिस्ता आहिस्ता जहर देकर खत्म कर दिया गया है। मेरी अच्छी भली माँ को कुछ महीनों में मेरी आंखों के सामने दम तोड़ गई और मैं अपने सौतेले बाप के रहमो करम पर रह गई। मेरा सौतेला बाप ये सोचकर बहुत खुश हो गया कि अब सारी जायदाद का मालिक वो है, लेकिन उस वक्त उसके सर पर बम फट गया जब मेरी माँ का वकील घर आया और उसने बताया कि ये सारी जायदाद मेरे नाम पर हो गई है और मेरी शादी के बाद मेरे हवाले होगी और तब तक इस जायदाद पर मेरे सौतेले बाप का देखभाल का अधिकार दिया गया था। मैं अच्छे से जानती थी कि अब मेरा सौतेला बाप कभी मेरी शादी नहीं होने देगा। मुझे जायदाद की लालच नहीं थी, अपनी माँ के मरने का गम मेरे दिल में समा गया था। मैं अपनी माँ की तरह बहुत हसीन थी, इसलिए जैसे जैसे जवानी की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी वैसे वैसे मेरे रिश्ते इस दरवाजे पर आने लगे। लेकिन मेरा सौतेला और जालिम बाप मेरी शादी करके इस जायदाद से कैसे हाथ धो सकता था, जिसके बलबूते पर उसने अपने बेटे अमन को विदेश से महंगी वाली डिग्री दिलवाई थी और इस डिग्री की बदौलत अमन आज अमेरिका में एक बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है। बहुत अरसा तक मैं अपने जज्बात को काबू में रखती रही, लेकिन मैं सारी जिंदगी अपने दिल को बांध कर नहीं रख सकती थी। एक दिन मेरे सौतेले बाप की हालत ठीक नहीं थी और मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई तो वहाँ मुझे आयुष मिल गया, जो एक बिजनेसमैन था। आयुष भी हर आदमी की तरह पहली नजर में मेरे हुस्न पर फिदा हो गया। वो अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास आया था। उसकी माँ ने बातों बातों में मुझसे मेरा पता ले लिया और फिर कुछ दिनों बाद आयुष के लिए मेरा रिश्ता लेकर चली आई। लेकिन मुझे अच्छे से मालूम था कि ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता
और यही बात मैंने आयुष को भी समझाने की कोशिश की। मेरा और आयुष का फोन पर बातचीत होने लगा था और जब आयुष ने एक एक बात जान ली तो उसने यही रास्ता निकाला कि हम दोनों खुफिया तौर पर शादी कर लेंगे और सही वक्त आने पर इस बात को सामने लाएंगे। मैंने और आयुष ने एक दिन मौका देखकर शादी कर ली। आयुष के घर वाले भी इस बात को जानते हैं, लेकिन मैं यह बात अपनी बाप को नहीं बता सकती क्योंकि मेरी माँ ने वसीयत में लिखा था कि सारे फैसले करने का अधिकार मेरे सौतेले बाप के पास है और मैं उसकी मर्जी से ही शादी करके इस जायदाद की हकदार बनूंगी। मुझे जायदाद की लालच तो नहीं थी, लेकिन जैसे ही जायदाद की खातिर मेरे सौतेले बाप ने मेरी माँ को कत्ल कर दिया था, मैं वो जायदाद इस जालिम आदमी के पास हरगिज भी नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए मैंने उससे कहा कि कुछ वक्त ऐसे ही गुजारा करें। मैंने आपकी शादी के बाद अपने बाप को वही दवा देना शुरू कर दी जो वो मेरी माँ को देता था। यह दवा कुछ देर तो इंसान को बेहोश रखती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी शरीर खत्म कर देती है। मैंने आपको आपके कमरे तक ही सीमित कर दिया था ताकि मैं अपने पति से मुलाकात कर पाऊँ। आयुष एक बहुत अच्छा और नेक इंसान है। उसे तो उस जायदाद की भी कोई तमन्ना नहीं थी। उसने मुझे 1000 बार कहा कि मैं ये जायदाद छोड़कर उसके साथ चलूं, लेकिन मैं अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी। मैंने अपने बाप को आखिरी हद तक पहुंचा दिया था। अब वो किसी भी वक्त दुनिया से विदा हो सकता है। आप अमन की जिंदगी में हैं, इसलिए अमन को अपने बाप के कत्ल का शक हरगिज नहीं होगा क्योंकि आप खुद गवाही देंगे कि मैं किस तरह अपने बाप का ख्याल रखती थी। मैंने बहुत सोच समझकर प्लान बनाए थी और जब मेरा बाप बेहोश पड़ा होता तो मैं आयुष को मुलाकात के लिए बुला लेती। मैं आयुष को अपने कमरे में इस खौफ से नहीं बुलाती थी कि कहीं आप न चली आए। मैं जानती थी कि आप अपने ससुर के कमरे में नहीं आएंगी। बस कुछ ही दिनों में ये जालिम आदमी इस दुनिया से चला जाएगा और आप खुद आयुष के साथ मुझे ब्याह देंगी और मेरी शादी होते ही भाई आपको अपने साथ अमेरिका ले जाएगा। इस तरह हम सब अपनी जिंदगियों में आबाद हो सकते हैं। सीमा के खुलासे ने मुझे हक्का बक्का कर दिया था। मैं जिसे इतनी अच्छी बेटी समझ रही थी वो दरअसल अपने सौतेले बाप को मारने का इंतजाम कर रही थी। लेकिन कहीं न कहीं मुझे अंदाजा था कि सीमा को यहाँ तक लाने में मेरे ससुर का ही हाथ है। मैं खुद इस बात की गवाह थी कि कितनी ही बेहतरीन रिश्तों को मेरे ससुर ने जानबूझकर इनकार कर दिया था और जिस बात की मुझे खुशी थी वो ये थी कि सीमा ने आयुष के साथ किसी गलत रास्ते का अपनाने के बजाय शादी किया था। सीमा चाहती थी कि मैं खामोशी कर लूं और जैसा हो रहा है वैसा ही होने दूं। काफी देर सोचने के बाद न जाने क्यों मुझे सीमा पर तरस आ गया। भले ही वह गलत काम कर रही थी, लेकिन उसे ये सब कुछ करने पर मजबूर किया गया था। मैंने सीमा से कहा कि तुम्हारा भाई का फोन आने वाला है, तुम अपने बाप की देखभाल के लिए चले जाओ, मुझे भी अपने पति से बात करनी है। सीमा ने एक नज़र मेरे चेहरे पर डाली और वह जान गई कि मैं उसका साथ देने के लिए राजी हूँ। एक ही हफ्ता गुजरा था जब मेरा ससुर भगवान को प्यारा हो गया था और उसके दूसरे हफ्ते मैं खुद अपनी प्यारी सी ननद को दुल्हन बनाकर आयुष के साथ विदा कर दिया था। मेरा पति ने मेरे कागजात बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। कुछ देर बाद मुझे अपने पति के पास अमेरिका चले जाना था। मेरा पति अपने बाप को आखिरी बार भी देखने के लिए इंडिया वापस न आया था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है मेरा ससुर अगर दौलत की लालच में मेरी सास का कत्ल न करता तो शायद उनकी जिंदगी भी बहुत ज्यादा खुशहाल होती, क्योंकि जितनी अच्छी आदत मेरी ननद की थी मैंने सुना था कि मेरी सास उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी थी। दौलत और जायदाद के पीछे मेरे ससुर ने सब रिश्तों को दांव पर लगा दिया था और उनके आखिरी वक्त में उनके बेटे ने उनको देखना जरूरी न समझा। मैं, मेरी ननद और आयुष इस राज को जानते थे जो जिंदगी भर अब हमारे सीने में दफन होना था। आयुष सच में एक बहुत अच्छा लड़का था। उसने सीमा की जिंदगी को खुशियों से भर दिया था। मैं अमेरिका चली आई थी, लेकिन सीमा मुझे फोन करके मेरी हालचाल लेती थी। अमन ने कभी यह जानने की कोशिश न की कि उनके बाप को क्या हुआ था और यह शायद उनके लिए भी बाप की ही परवरिश का नतीजा था जो उन्होंने एक अनाथ बच्ची की कमाई से की थी। मैंने दिल में तय कर लिया था कि मैं अपनी औलाद को हलाल का खिलाऊंगी ताकि उनके दिलों में रिश्तों की अहमियत और भगवान का डर जिंदा रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।